अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं IDEF 2023 डिफेंस एग्जीबिशन जो कि तुर्किया में कंडक्ट हुई और रिसेंटली उसका आई थिंक इख्तिताम हुआ है। वहाँ बहुत ही गौर खोज के बाद आखिरकार हमें JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में कुछ मिल ही गया। JF-17 ब्लॉक 3 के बारे में एक पोस्टर वहाँ आवेजा किया गया था और रिपोर्टेडली यहाँ एक धुंधली सी तस्वीर भी सोशल मीडिया के थ्रू हमें मिली, जहाँ कुछ लोगों का ख्याल ये है कि JF-17 ब्लॉक 3 की इस पिक में इसने PL-15 को कैरी किया हुआ है। इससे पहले हम जानते हैं कि JF-17 थंडर को इससे पहले आइडियाज़ 2022 में दिखाया गया था और अभी तक जितनी भी आपने तस्वीर JF-17 ब्लॉक 3 की देखी हैं ये लेट 2022 की ही तस्वीर है। उसके बाद कोई भी फ्रेश JF-17 ब्लॉक 3 की तस्वीर आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। अभी तक की जितनी भी ब्लॉक 3 की तस्वीरें ये 2022 की ही हैं। लेकिन IDEF 2023 में ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं इसके बारे में बहुत से लोगों का कहना है कि ये PL-15 है, क्योंकि इसके जो सेंट्रल फिन्स हैं इस BVR मिसाइल के ये PL-12 की तरह पॉइंटी ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये आपको काफ़ी हद तक PL-15 जैसे नज़र आएंगे। बहरहाल इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो ये तस्वीर काफ़ी ज़्यादा धुंधली है और दूसरा यहाँ क्लियर भी नहीं है कि ये कौन सा BVR मिसाइल या SD-10 है या PL-15 है, कौन सा BVR मिसाइल JF-17 ने कैरी किया हुआ है। उसके अलावा इस पोस्टर पर JF-17 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में लिखा हुआ है, उस पर हम आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं PL-15 वाले मामले पर। तो PL-15 और PL-10 दो नई आर्मरी है जो कि एयर टू एयर वेपन्स के तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 में आएगी। इससे पहले JF-17 यूज़ करते थे SD-10 मिसाइल। ये 80 से 90 किलोमीटर की रेंज में आता है और रिलायबल मिसाइल समझा जाता है। अपनी क्लास के हवाले से चाइनीज़ एयरफोर्स बहुत ही लंबे अरसे तक इन मिसाइल्स को यूज़ करती रही है और आज तक यूज़ करती है। SD-10 मिसाइल और PL-15 के वजन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर SD-10 मिसाइल का वजन देखा जाए तो ये 180 किलोग्राम के आसपास आता है, जो कि बाकी BVR मिसाइल से थोड़ा सा वजनी है, जबकि PL-15 का जो वजन है ये 220 से 210 किलोग्राम के दरमियान आता है, जबकि JF-17 अपने ड्यूल इजेक्टर रैक्स पर 250 किलोग्राम का वजन कैरी कर सकते हैं, इनके टोटल 500 किलोग्राम का, जब ड्यूल इजेक्टर रैक के हर पार्ट पर ये 250 kg का वजन कैरी कर सकते हैं। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ये PL-15 बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ बात की जाए तो जब JF-17 ब्लॉक 3 की 2019 में या 2020 में टैक्सी ट्रायल्स हुए थे, तब ऑफिशियली वहाँ दिखाया गया था कि JF-17 के एक मॉडल को कि उसने PL-15 को और PL-10 मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है। अब PL-10 मिसाइल को हम इससे पहले JF-17 थंडर के एक प्रोटोटाइप पर देख चुके हैं, जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि ये दोनों मिसाइल्स आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में देखने को मिलेंगे और ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड हो चुके हैं। इनकी इंटीग्रेशन के बाद ही इंडक्शन हुई थी JF-17 की, लेकिन ये एयरफोर्स की मर्जी है कि वो कब पब्लिकली इन चीज़ों को दिखाती है, क्योंकि हमारी एयरफोर्स भी माशाल्लाह से मस्त कलंदर टाइप है कि बहुत सी चीज़ों को बताना नहीं होता और बाद में जाके कई चीज़ बतानी होती है। इसके अलावा इसकी एक और मिसाल आपको दूं तो JF-17 का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 भी राद मिसाइल्स को कैरी कर सकता है और उन्हें फायर कर सकता है, लेकिन इसकी तस्वीर 2022 के एंड में ही सबके सामने आई, जहां हमने देखा कि JF-17 ब्लॉक 2 ने राद 1 मिसाइल को कैरी किया हुआ था। बहुत से लोग इसे तैमूर मिसाइल समझते हैं, लेकिन इसका अगर टेल सेक्शन देखें तो ये राद 1 मिसाइल है जो कि 350 से 500 किलोमीटर की रेंज में आता है, क्योंकि राद 1 मिसाइल का भी एक अपग्रेडेड वेरिएंट बनाया गया था जिसकी रेंज 350 किलोमीटर से ज़्यादा थी। तुर्किया में होने वाले IDEF 2023 में अभी बहुत सी मेड इन पाकिस्तान वेपन्स हैं, बहुत सी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं जिस पर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। जैसा कि एक वीडियो है जिसमें गिड्स के CEO ये सारा एक्सप्लेन करते हैं कि हरबा नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल किस तरह वर्किंग उसकी होती है। उसके अलावा क्लास राइफल है पाकिस्तान की, इसके अलावा शाहपर 3 ड्रोन है, टीपू म्यूनिशन है और बहुत से वेपन्स है जिस पर अभी हमने वीडियो बनानी है और वो हम ऐसा ऐसा आगे चल के बनाएंगे भी। लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट की है, जो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है ताकि हम जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। अब ये होगी PL-15 मिसाइल की बात। हम आ जाते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पर जो कि IDEF में दिखाई गई हैं। सबसे पहला तो यहाँ इसकी हाई परफॉर्मेंस के बारे में और इसकी ऑप्टिमल इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात की गई है, यानी कि इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया गया है, बेहतर किया गया है। इसकी एरोडायनामिक इन्हांसमेंट की बात की गई है। उसके अलावा ट्विन वर्टिकल फिन्स आपको नजर आएंगे जो इसकी यॉ स्टेबिलिटी को ज़्यादा बेहतर करते हैं। यॉ का मतलब होता है कि जहाज़ दाएं या बाएं जो मुड़ सकता है या राइट लेफ्ट जो जा सकता है उसे यॉ कहते हैं।
उसके अलावा यहाँ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार की बात की गई है, जो कि KLJ-7 ऐसा रेडार है। ये तकरीबन 170 किलोमीटर के राउंड अबाउट रेंज प्रोवाइड करता है और इसमें इंटीग्रेटेड EW सूट भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एयरक्राफ्ट के अंदर भी है और उसके अलावा ये पंजनत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोर्ट भी कैरी करता है, यानी कि 2 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का ये मजमुआ लेकर जाता है। उसके अलावा कॉकपिट लेआउट की बात की जाए, 3 मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले सिस्टम्स को ये कैरी करता है अपने कॉकपिट में, जैसा कि बाकी 4th प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट भी करते हैं। राफेल में भी 3 मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेज हैं। उसके अलावा J-10C में भी 3 है, Su-35 में आई थिंक 2 हैं, F-16 ब्लॉक 70 में भी 3 है और जितने भी ये 4th प्लस जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं इनमें आपको 3 MFD नजर आती हैं। उसके अलावा ये हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले साइड सिस्टम्स को कैरी करता है, जो कि J-20 के HMD से इवॉल्व करके आगे बनाए गए हैं। उसके अलावा 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर सिस्टम के साथ आता है। डिजिटल कंप्यूटेशन सिस्टम आपको इसके फ्यूल मेजरिंग में नजर आएगा। इंटरनल फ्यूल के साथ साथ ये एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स कैरी करता है, जिससे टोटल इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 3500 किलोग्राम के आसपास बनती है। ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के काबिल है, यानी कि ये अपनी रेंज को 3500 किलोमीटर से भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है। इनमें से बहुत सी स्पेसिफिकेशंस तो वो हैं जो आपने इससे पहले देखी होंगी, लेकिन IDF में एटलीस्ट इस दफ़ा काफ़ी बेहतर तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, तो इस पर पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरह तारीफ बनती है, क्योंकि इससे पहले दुबई 2021 में भंड मार दिया था इन्होंने। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।